हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, केवल एग्ज़ाम की बात पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और इस एक एक बात को ध्यान से देखिए। आप ये चीज़ पढ़े होंगे, विद्युत विभव और संधारित्र और धारिता, ये दोनों का मैंने अलग अलग पार्ट बताया था, लेकिन यहाँ पे हम दोनों की साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं साथ में ही इस दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सा फार्मूला आपको याद रखना है, मैंने आपको ये चीज़ बताया था, शायद आपको याद होगा कि यहाँ पे आप स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप सब लोगों को पता है। ठीक है, U इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू आर, और इंटू नहीं अपॉन में आर था। ठीक है, उसके बाद द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये चीज़ आपको बताया गया था। यहाँ अगर कोई ठोस गोला के कारण विभव की बात करें तो उसके पृष्ठ पर यानी उसके परिधि पर कैसे निकालेंगे, ये वाला इतना आया था। ठीक है, अगर डेंसिटी के फॉर्म में भी आपको बताया जाएगा। ये सब क्या है, उसके सूत्र है विभव ज्ञात करने का। ये जो है आपको बताया गया था क्लास में कि जब वो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का ये सूत्र है और समांतर क्रम का ये सूत्र है। आप सब लोग जानते होंगे, इसको बस थोड़ा सा देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संधारित्र में ऊर्जा का संग्रह, संधारित्र में ऊर्जा का संग्रह कैसे होता है और किस फार्मूला से ज्ञात करते हैं, आपकी कॉपी में जरूर होगा। U इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा घनत्व का सूत्र आप याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू U अपॉन आयतन। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्जा घनत्व का ये फार्मूला हमको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है, तो अक्षीय स्थिति में आपको पता होगा इतना ही होगा। ठीक है, आज लंबवत हो जाए तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, माने निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये सब लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर नेक्स्ट पर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट आपको याद होगा कि गोलीय संधारित्र के धारिता का सूत्र ये होता है। अगर गोलाकार चालक हो तो उसके कारण ये होता है, बेलनाकार हो तो उसके कारण ये होता है। सब आपके कॉपी में होगा, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कि आप लोग इसको देखते रहिएगा कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हर एक साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। सो ऑल टॉपिक्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. So every video you watch carefully after you understand every concepts. Okay? सब लोग ध्यान से इस बात को सुनेंगे। उसके बाद समांतर प्लेट की संधारित्र जो है, उसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये है, अगर उसके बीच कोई माध्यम है माने जिसकी मोटाई T हो तो उसकी धारिता इस फार्मूला से ज्ञात की जाती है। इसके बाद ये सब विभव का सूत्र हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे छोटा सा विद्युत विभव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो कि विद्युत विभव में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि विद्युत विभव क्या है। तो आप देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से, मैंने वहाँ पे लिखवाया था, आपकी कॉपी में शायद याद होगा कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हुई इस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। संधारित्र क्या है, तो संधारित्र यहाँ पे देखिएगा, संधारित्र एक युक्ति है, एक उपकरण है जिसमें आवेश को संचित किया जाता है। उसके बाद धारिता किसको, तो आवेश को संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है, आपको बताए थे कि हम C बराबर Q अपॉन V, इसके लिए यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, संधारित्र में जो Q अपॉन V। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर हम आगे पे चलते हैं। विभव से रिलेटेड कुछ और बात हम लोग जानेंगे। अभी तुरंत मैंने विभव का परिभाषा बताया था कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। यहाँ से भी आप परिभाषा इसका नोट करके याद कर सकते हैं। इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उससे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। सब लोगों को पता है कि विद्युत विभव
को V से रिप्रेजेंट करते हैं और V बराबर क्या होता है W/Q। विद्युत विभव का ये सूत्र है V बराबर W/Q, सब लोग को याद है। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। W अगर कार्य ज्ञात करना हो तो विभव को आवेश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। इसकी मात्रक की यदि बात करें तो जूल पर कूलम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्ट। एक एक बात आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका बीमा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बीमा के बाद यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, याद रखेंगे। Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव इतना ही होता है 1/4πε0 Q/R, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट इक्वल टू क्या होता है जूल/कूलम, ये वाला जिसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम भी बोल सकते हैं। उसके बाद विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध कितना होता है आपको याद रखना है। यही संबंध होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में, यही संबंध होता है। एक एक बात को ध्यान से देखना है और सुनना है, ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि विद्युत विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपके एग्जाम में काम आ सकती है, इसलिए सारी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। उसके बाद अगर एन आवेश के कारण विद्युत विभव पूछा जाए तो ये वाला सूत्र होता है, आपके कॉपी में भी मैंने लिखवाया था और यहाँ भी आपको ध्यान से देख लेना है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, एक एक फार्मूला को लिखना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करें तो किसी संचालन गोले के कारण विभव कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विभव का सेम फार्मूला वही है। अगर दूरी r हो, अगर डेंसिटी के फॉर्म में देखें तो इतना, क्योंकि मैंने सिग्मा का सूत्र आपको बताया था वहाँ पे कि Q/A होता है। अब वो कौन सा क्षेत्रफल है, गोला के रूप में है तो 4πr², तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आगे आपको नेक्स्ट बात पर ध्यान देनी है कि उसकी रेडियस को भी ये डेंसिटी के फॉर्म में हो गया, ठीक है, गोले के अंदर। उसके बाद आते हैं, अगर यहाँ पे देखिएगा कोई इस प्रकार का शेप है तो यहाँ पे कुछ खास नहीं, यहाँ पे अगर हमको विभव चाहिए तो विभव का ये सूत्र है, आपको केंद्र O पर विभव, चार्ज यहाँ है और इसके कारण विभव हमें यहाँ चाहिए तो इतना आएगा, ठीक है। ये बातें आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ये वाला याद रखना है कि ये 2 के कारण और ये 3 के कारण, अगर 3 गो आवेश है Q1 Q2 Q3 तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा इतना होगा, और यदि 2 है तो इसके कारण इतना। U = 1/4πε0 Q1 × Q2/R, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया सबसे पहला चीज़ कि हमने आपको बता दिया था कि इसमें C हमारा 2 में सही है, विभव प्रवणता बराबर होती है, तो यहाँ पे C सही है। दूसरा चीज़ मैंने 3 में आपको बताया था कि W/Q, ये वाला हमारा विद्युत विभव बराबर होता है। आगे इसमें मैंने आपको C बताया था, ये चीज़ याद रखना है कि +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के 2 आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा फार्मूला आपको पता है, U = 1/4πε0 Q1 × Q2/R। इसका मान रखिएगा 1/4πε0 का मान सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है। निरक्षीय में 0 होता है, आपको याद रखना है, निरक्षीय में कितना होता है 0 होता है। आगे नेक्स्ट पूछा गया है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर, यानी कहने R दूरी पर विद्युत समानुपाती किसके होगा, तो मैंने आपको तुरंत बताया था यही अक्षीय में है। और समानुपाती की यदि बात करें तो ये वाला इससे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी R² है और वहाँ भी है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमें। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कुछ हम लोग बात करेंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ हम दिखा दें कि चालक एक पदार्थ है जिसके द्वारा, चालक क्या है, जिससे धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है, वो चालक है। यानी चालक एक पदार्थ है जिसके द्वारा आवेश स्वतंत्र रूप से गतिशील रहता है। वेरी गुड, पहला पॉइंट याद रखिएगा। कुचालक एक पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह को आसानी से रोक सकता है। रोकने का काम किसका है, वो अचालक या कुचालक का है। पारावैद्युतांक के हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट कंडीशन, पारावैद्युत माध्यम विद्युत प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है। पारावैद्युत माध्यम का विद्युत प्रवृत्ति जो होती है वो पूछा जा सकता है कि ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, याद रखिएगा धनात्मक होता है। आगे पानी का पारावैद्युतांक कितना होता है, ये 80 होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे जब पारावैद्युत विद्युत ध्रुव में रखा जाता है, जब पारावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ध्रुवण की क्रिया
पारावैद्युत में होती है। अब आपको ध्रुवण की क्रिया किस में होती है? पारावैद्युत में ही होती है। किस में होती है? पारावैद्युत में होती है। आगे नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक यंत्र है जो आवेश को संचित करता है। आगे इसकी फॉर्मूला क्या होता है? तो C बराबर Q/V। धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V। इसकी ये सही मात्रक क्या होता है? फराड। राशि कौन है? ये अदिश राशि है। धारिता का विभेद सूत्र क्या होता है? आपके सामने रखा हुआ है, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2। आगे हम बात करेंगे 1 फराड किसने ESU के बराबर होता है? 9 × 10 के पावर 11। याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है, पूछा जा सकता है। आगे गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर अगर मान लें तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो 711 माइक्रोफैराड। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कहीं से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना है और याद रखना है। सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें हैं। सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें आपके सामने हम रख दें, जैसे में कि यदि 2 चालक रखा हुआ है, दोनों आवेशित है, तो आवेश जो विभव होता है, विभव कम, ये विभव जो है वो अधिक से कम की ओर जाने लगता है और तब तक जाता है जब तक कि दोनों पर का विभव का ना हो जाए बराबर। और जिस विभव पर दोनों धारा का यानी विभव का आदान प्रदान बंद हो जाता है, उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र ये है, जब उस कंडीशन में विभव आवेश एक से दूसरे पर जाता है तो उस स्थिति में ऊर्जा में हानि होती है। उसको इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र आपको आगे ही बताया जा चुका है, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का। एक बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात यह है कि लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रतिरोध में आपने पढ़ा था कि श्रेणी का सूत्र होता है R1 + R2 + R3 और समांतर का 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लेकिन करना क्या है कि उल्टा होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें रिवीजन के लिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पढ़े हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। इसको बस देखते रहें, 1-2 बार रिवीजन करते रहें। आप एक एक चीज़ को खूब बढ़िया से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। समांतर पट संधारित्र का सूत्र आप सब लोगों को पता ही होगा, मैंने इसके पहले भी डिस्कस कर चुका है। ऊर्जा का सूत्र पता है, गोलीय संधारित्र, ये सब कुछ आपको पता है, इसमें डोंट माइंड। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब शुरू करते हैं कहानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके सामने रखा हुआ है। 1 फैराड किसके बराबर होता है? एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है, सब लोग इसको बना सकते हैं कि 1 फैराड किसके बराबर होता है। अभी मैंने लिखा था कि C बराबर Q/V, यानी कहने का मतलब कि ये B हमारा ऑप्शन सही है। काहे सही है कि यहाँ पे C × V है, तो दोनों इंटू में तो होता नहीं है, V नीचे होता है तो ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट होगा, ठीक है। तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? समांतर पट संधारित्र में मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था कि C बराबर A × ε0 × εr भी होता है, अब बट्टा क्या होता है? D होता है। ये नहीं भी रह सकता क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो A × ε0 × D, यानी कहने का मतलब कि हमारा A ऑप्शन सही है, हमारा A ऑप्शन सही है। ये चीज़ आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 रखा हुआ है, मैंने इस पे भी डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ था। देखिए इसमें ये दोनों के बीच के यहाँ से जब देखा जाए तो यहाँ से इसका जो पोटेंशियल होगा यहाँ से इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस यही हमारा क्या है? धारिता, यानी C ही हो जाएगा। इसका A ऑप्शन सही है। ये फिगर जब आपको दिया जाएगा तो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसका C ऑप्शन सही है। यहाँ पे दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई संधारित्र लगा हुआ नहीं है। तो ये कंडीशन के बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संधानक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, एक पे प्लस और एक पे माइनस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये A ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए एक पर प्लस है तो दूसरे पर क्या होगा? माइनस होगा, दोनों बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 4 का ऑप्शन हमारा A सही है।
अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। दोनों का धारिता समान है, किस क्रम में जोड़ना है, समांतर में। तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3, यानी दो ही है तो C1 C + C, यानी कहने का मतलब हमारा ये सही है, 2C सही है। तो आप आसान है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक एक क्वेश्चन को आप खूब आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि C1 और C2 का मान दिया है। कह रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच इतना विभवांतर आरोपित किया जाता है और 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। पहले तो इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। किस क्रम में जोड़ लीजिए, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ के देखिए और इसका जो ऑप्शन है, जो आंसर आएगा इसका, वो C आएगा। 800 वोल्ट आना चाहिए। इसको बना करके देखिए आप लोग, अगर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए, ठीक है। उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद आपको वो धारिता मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की कंडीशन विभव हम लोग को दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है, विभवांतर बताना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिमाणी धारिता कितना, 3 गो है, तो 1 श्रेणी में जोड़ा गया है तो 1/C + 1/C + 1/C, एलसीएम इसका C हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारा C/3, यानी आया था C3/C, उल्टा करेंगे तो C/3, यानी यहाँ ऑप्शन हमारा यहाँ पे 7 नंबर का ऑप्शन C सही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 8 नंबर, यदि 100 वोल्ट आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला संचित ऊर्जा बतानी है, धारिता क्या होगी इतना। तो धारिता, तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा, U = 1/2 CV²। CV² पे ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा और इसका ऑप्शन आपका आएगा B, यानी 2 × 10⁻⁴ माइक्रोफैराड, 2 × 10⁻⁴ फैराड, सॉरी माइक्रो इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। अब ऑप्शन हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 6 और 6 को, माने ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये दोनों को हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी में। तो 1/6 + 1/6, 6 के लगभग एलसीएम 6 हो जाएगी, 1 1 2, यानी कटेगा तो यहाँ पे कितना, 3 3 और 6 9, यानी कहने का मतलब कि 9 का जो ऑप्शन है वो 9 का ऑप्शन आपका B सही है, ठीक है भाई। दोनों को जब श्रेणी में जोड़ेंगे 1/6 + 1/6 आप जोड़ के देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलसीएम 6, तो 2/6, इसको कटाइएगा तो कितना 3, 1/3 उल्टा कीजिएगा तो 3 आएगा और 6 नीचे है तो 3 6 कितना 9 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हमारा 9 का B ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो मिलाकर एक बड़ा बूंद बना है, बनाते हुए बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो इसके लिए आप क्वेश्चन 13 15 और 16 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। तो पहले यहाँ पे देखिए कि कितनी समरूप बूंदें दी गई हैं, मतलब समान बूंदें कितनी दी गई है। तो जितनी दी गई है ना उसका पहले आप घन कर दीजिए। तो यहाँ पे 64 का घन कितना हो जाएगा, 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, माने इस पर आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी धारिता दिया उससे उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इसका 20 ऑप्शन हमारा, इसका घन करके जो भी क्यूब करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, यानी 20 ऑप्शन इसका C सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AB के बीच की समतुल्य धारिता क्या होगी। AB के बीच की समतुल्य धारिता, तो पहले तो इसको और इसको आपको समांतर में जोड़ना पड़ेगा। तो 3 2 कितना 5 हो जाएगा। और जब ये 5 हो जाएगा तो अब अभी 5 को एक जगह कर लेंगे, ये 4 हो गया। तो 1/5 + 1/4, इसको जब आप हॉल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन 20/9 आएगा। आप इसको जोड़ के देखिए, ठीक है। 20/9 आ रहा है तो सही है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे
थोड़ा स्क्रीन पे बनाना मोबाइल है तो असंभव है, इसलिए आप इसको बना के देखिए, आ जाना चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है एकदम आएगा ही। चलिए 13 में क्वेश्चन आया, उसके बाद चल हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AB के बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो पहले चीज मैंने क्लास में भी आपको बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्या बताया था कि यहाँ से काउंट करना हम शुरू, पहले ऐसे ऐसे चल के यहाँ तक आएंगे, तो इसको और इसको हम श्रेणी में जोड़ेंगे। 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 4 4 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 2 होगा, ये दोनों को जब इसको हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 2। तो ये 2 और ये 2 कितना, 4। अब 4 4 और 4, 1/4 + 1/4 + 1/4 एलसीएम 4 हो जाएगा 3, यानी 4/3 इसका आंसर होना चाहिए। तो 12 का हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस पर आप ध्यान देंगे, 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान देंगे कि शुरू कहाँ से करेंगे। तो शुरू हम करेंगे, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे घूम के आएंगे, ठीक है। आप फिर ये जब दोनों को जोड़ लेंगे तो फिर ये दोनों को इसके साथ जोड़ेंगे, आप फिर इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, किसी वस्तु को ऋण आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान क्या होगा, और वृद्धि, तो ऋण आवेशित हो जाएगी तो उसकी द्रव्यमान बढ़ जाएगी, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है। अब आप पढ़ के इसको देखिएगा कि कह रहा है कि आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के साथ के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश माने स्थानांतरण के कारण होती है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये बात सही है इसका, ये दोनों कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ठीक है। पहला ये ऑप्शन आपका सही आ गया। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यहाँ पे 20 वोल्ट दिया, 10 दिया है, और यहाँ पे धारिता दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये भी कि एक्स पर आवेश का मान हमको बताना है, आवेश का मान। तो आवेश का मान ज्ञात करेंगे, पहले तो 20 और 10 पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर जितना भी दिया उससे गुणा कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो यहाँ से Q ज्ञात करना हो तो C × V फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसको बन जाएगा, तो 20 इसका ऑप्शन सही है। तो इस पे आपको कौन सा सही करना पड़ेगा, 20 किस में है, तो हमारा 14 का ए सही है, ए नंबर 14 नंबर हो गया। चलिए अब 15 पे आते हैं। 15 पे यदि हम बात करें तो 15 पे भी फिर कथन कारण से क्वेश्चन आ गया। एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। और दूसरा ये बात ये दिया हुआ है, दूसरा बात ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो बढ़ने के आवेश बढ़ेगा तो उसका क्या करेगा, संधारित्र पर धारिता के उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है। धारिता से आवेश का रिलेशन कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इसका सही है, दोनों कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ए सही लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर की किस चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा, तो चालक की धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि इसकी धारिता के अभी मैंने बताया C = Q/V, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। 22 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट पे अगर हम इसके बाद आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है, तो आवेशित चालक के 1/2 CV², यानी इसका 17 का हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 18 नंबर, यदि समान धारिता यानी C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े जाएं तो तुल्य धारिता कितनी होगी। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ये वाला आप आंसर यूज इसके समांतर में n × C1 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाता है, और इतना इंपॉर्टेंट कुछ ये सब 22 का क्वेश्चन है, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो
तो याद रखिएगा वायु के लिए सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है, याद रख लेना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आगे 20 नंबर, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। आपको गोलीय संधारित्र की धारिता आप लोगों को पता होगा, और ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप खूब बढ़िया से जानते होंगे। इसको कमेंट करके आप खुद बताएंगे कि 20 का आंसर क्या होगा, ठीक है। गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऐसे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। अपने लिए बाय।